जवाहर नवोदय विद्यालय सापुतारा डांग अभय बोरकर द्वारा प्रस्तुत ताल लय परिचय। ताल संगीत में गायन वादन की लंबाई नापने के साधन को ताल कहते हैं। जब तबला, पखावज इत्यादि ताल वाद्यों से गाने के समय को नापा जाता है, जिसमें गीत, वाद्य और नृत्य प्रतिष्ठित होते हैं, वह ताल कहते हैं। प्रतिष्ठा का अर्थ होता है व्यवस्थित करना, आधार देना या स्थिरता प्रदान करना। इससे संबंधित है लय। लय ताल में एक क्रिया और दूसरी क्रिया के बीच की विश्रांति को काल, जो पहले क्रिया का विस्तार है, लय कहलाता है। संसार में जितने भी कार्य होते हैं, उनकी एक गति या चाल होती है। संगीत में वादन तथा नृत्य की विभिन्न क्रियाओं की चाल अथवा गति को लय कहते हैं। लय के प्रकार। दो क्रियाओं के मध्य में रहने वाली विश्रांति या अवकाश अथवा पहली क्रिया का विस्तार लय कहलाता है। यह विश्रांति अधिक या कम होने पर लय धीमी या तेज हो जाती है। लय के प्रकार। विलंबित लय मध्य लय की ठीक दुगनी विश्रांति वाली लय विलंबित लय, ठाह लय कहते हैं, जैसे धा, धिन इत्यादि। मध्य लय मध्यम गति से चलने वाली गति को मध्य लय कहते हैं। द्रुत लय मध्य लय से दूनी तेज लय को द्रुत लय कहते हैं। राग जिंदा कैसे रहेगा? तो सुर पे जिंदा है वो। सुर मतलब आप यूं समझ लीजिए इंसान का सांस। सांस अगर चल रहा है सही ढंग से, सुर अगर सही है तो राग भी सही ढंग से आगे बढ़ेगा। इसके बाद बात आती है कि सांस के साथ धड़कन भी ज़रूरी है इंसानों के लिए। वैसे ही राग में सुर के साथ, स्वर के साथ ताल भी ज़रूरी है, लय भी ज़रूरी है। एक लय चाहिए। ताल तो लय के बाद बना है, लय से उत्पत्ति हुई है ताल की। लय पहले समझना पड़ेगा। लय क्या है? हम लोग कोई भी गाना गाते हैं तो हम लोग कहते हैं ना, एक बीट में चलिए, 1 2 3 4, ये एक स्पीड चल रहा है तो इसी में हमको गाना गाना है, तो ये हो गया लय। सेकंड की सुई चल रही है, एक लिमिटेड, मतलब एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल में वो बदल रही है, एक फिक्स टाइम इंटरवल में वो आगे बढ़ रही है, तो उसे कहते हैं वो एक लय में चल रही है, एक काउंट में चल रही है वो। तो लय होता है एक स्पीड, हम किस स्पीड में गा रहे हैं उसको बोलते हैं लय। तो इसका तो लिमिटेशन नहीं है लय का कि कब तक गाएंगे, ये स्पीड का लिमिटेशन नहीं है। एक स्पीड शुरू हुआ, वो स्पीड चलते चला जाएगा, चलते चला जाएगा, नो प्रॉब्लम, वो हुआ लय। अगर स्पीड को हम एक टाइम डिवीज़न में बांट दें कि 4 टाइम इंटरवल के बाद वो रिपीट करेगा, एक लूप, तो उसे कहते हैं मात्रा, कि 4 मात्रा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। लय को, एक लय था, ये स्पीड में था, 1 2 3 4, इस स्पीड में चल रहा था। अगर इस स्पीड को हम 4 के इंटरवल में अगर बांट दें तो वो हो जाता है मात्रा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। स्पीड वही है लेकिन क्या हो गया, 4 के लूप में वो बन गया। तो इसको क्या कहेंगे कि 4 मात्रा में ये बट गया लय, मतलब 4 मात्रा का हो गया इसमें। अब क्या कहते हैं, इन सभी मात्राओं के अगर हम नाम दे देते हैं तो बोला जाता है ये ताल है, 4 मात्रा का ताल है, 6 मात्रा का ताल है। अगर 6 के टाइम इंटरवल पे लूप बन रहा है और उसका एक नाम अगर दे दिया जाए हर मात्रा का, तो बोला जाता है 6 मात्रा का ये ताल है। 6 टाइम इंटरवल में जो भी ताल आएगा उसे बोलते हैं 6 मात्रा का ये ताल हो गया। जैसे त्रिताल,
16 मात्रा का होता है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3, मतलब हर 16 डिवीजन है, 16 डिवीजन है, 16 भाग है। 16 भाग में वो फिर लूप शुरू से चलता है। 16 का ये भाग है, मतलब ये 16 मात्रा का ताल हो गया, त्रिताल। इस तरीके से आगे होता है। तो लय और ताल के बारे में हम समझ रहे हैं। अब डिटेल कैसे समझेंगे? मेन जो हमारा होता है ना, ताल। लय मतलब हम यूँ समझ सकते हैं कि स्पीड है। अब जो बंदिश है, कोई भी बंदिश, कोई भी गाना एक ताल पे डिपेंडेंट होता है। ज़्यादातर बॉलीवुड गाने बोले जाता है 4/4 बीट में चल रहा है, मतलब 1 2 3 4 1 2 3 4 चल रहा है अपना। अब ये स्पीड हो सकता है ज़्यादा तेज, 1 2 3 4 1 2 3 4, या स्लो हो सकता है 1 2 3 4। स्पीड ज़्यादा या कम हो सकता है। ज़्यादातर इस बेसिस पे ही एक रिदम मिल जाता है, तो गाने का टोन बन जाता है, आगे बढ़ जाते हैं, एक रिदम मिल जाता है। पर अगर हम इंडियन क्लासिकल सीखेंगे तो बहुत सारा वेरिएशन सीखने को मिलता है ताल का। अगर हम ये जानना शुरू करेंगे, इस पर प्रैक्टिस शुरू करेंगे, तो जो रिदम है ना हमारा, कि किसी भी सॉन्ग को रिदम में कैसे गाएंगे, किसी भी सॉन्ग को ताल में कैसे गाएंगे, उसका जो समस्या है वो सारा समस्या दूर हो जाएगा। जैसे अगर हम कुछ सुनते हैं, 8 मात्रा का हम ताल लगा रहे, ताल समझ में भी नहीं आएगा कि ये कौन से मात्रा का ताल है, क्या है, ये सब नहीं सोचना है। बस एक सोचिए कि कुछ बज रहा है, उस बजने पे हम गा कैसे रहे हैं। पूरा फिक्स्ड है, सभी का एक नियम है कि कहाँ से शुरू करना है, कहाँ ख़त्म करना है। सब में एक नियम है, आपको पता है। मैं एक ही लाइन को बार बार गाऊंगा, गाने को आप बस ये देखिए कि उस ताल के साथ वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कान्हा तेरा नाम बड़ा सुखदाई, 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 कान्हा तेरा नाम बड़ा सुखदाई। अब देखिए, अभी सुन रहे थे, आपको लग रहा था हाँ चल रहा है। अब इसमें देखने वाली बात क्या है, ये जो गाना बनाया गया, ये 8 मात्रा में अच्छा लगता है, भजन ताल है, कारवा, ये सब पे अच्छा लगेगा ये। तो हो क्या रहा है, हमको फर्स्ट बीट समझना है। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट में ही धा ऐसा कुछ बज रहा है, ये नोटिस दे रहा है कि हाँ यहाँ से शुरुआत हो रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 2 जगह ज़्यादा ऐसा फील हो रहा है कि धा ज़्यादा फील हो रहा है, मतलब 1 मात्रा में और 5 मात्रा में। जब हम 1 काउंट करेंगे और जब 5 काउंट करेंगे तो उस जगह पे ऐसा लगेगा कि ज़्यादा धा वाला चीज़ सुनाई दे रहा है, तो उससे कैलकुलेट होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हुआ ताल के बारे में थोड़ा नॉलेज होता है कि कैसे हम सुनते हैं, कानों को भी सही रखना पड़ता है पहले। अब ये जो गाना है ना, कान्हा 6 मात्रा से शुरू हुआ है, ये सभी जब हम लोग पूरा का पूरा जब सीखने लगते हैं ना सही ढंग से, तब सभी चीज़ों के बारे में पता चलता है। अभी जस्ट मैं एक नॉलेज दे रहा हूँ कि ताल का इम्पोर्टेंस क्या है, लय क्या है, इसको सीखना क्यों ज़रूरी है और क्या रास्ता है सीखने का। पहले ये समझते हैं, कान्हा तेरा नाम, ना पे 1 नंबर, मतलब शुरुआत होती है ताल, मतलब 6 मात्रा से ये गाना शुरू हो रहा है। कान्हा तेरा नाम बड़ा सुखदाई, कान्हा तेरा नाम बड़ा
पे वो फर्स्ट वाला ठोकर है, धा, ये वाली बात है। तो गाना हो या बंदिश हो, उसे ताल में होना बहुत ज़रूरी होता है। ताल मतलब एक डिसिप्लिन। हमारा धड़कन भी एकदम डिसिप्लिन में है, वैसे ही धड़कता है जो इसका टाइम लिमिटेशन है। ये तेज भी होता है, स्लो भी होता है, समय के अनुसार ये बदलता है जैसे ज़रूरतें होती है, लेकिन ये अपने नियम से चलता है। ऐसा नहीं कि कभी स्लो हो गया कभी फास्ट हो गया तुरंत तुरंत, ऐसा नहीं होता। एक नियम है। वैसे ही गाने में भी एक नियम है। ऐसा भी हो सकता है कि एक गाने में पहले स्लो चल रहा था, बाद में थोड़ा फास्ट चले, हो सकता है। पूरा का पूरा गाना एक ही लय में हो, ये भी हो सकता है। तो लौटते हैं बेसिक चीज़ों पे कि जब हम लोग सीखना शुरू कब होता है लय और ताल के बारे में। हम लोग सबसे पहले अपना सुर ठीक करते हैं। मैं जब सिखाने बैठता हूँ पाल्टा अलंकार, तो पाल्टा अलंकार में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारी चीज़ें। उसमें ताल के बारे में भी समझा जाता है, लय के बारे में भी, सुर के बारे में भी, सब समझना है, लेकिन एक समय अवधि के अनुसार। सबसे पहले हम लोग अपना स्वर ठीक करते हैं, अपना गला ठीक करते हैं, वोकल थेरेपी बोलते हैं। कुछ महीनों बाद फिर ताल भी ऐड हो जाता है उसमें, कैसे गाएंगे। ताल ऐड होने के पहले हम लोग अपने आवाज़ पे फोकस करते हैं, कैसे सही होगा। गाने का तरीका पे फोकस करते हैं, अपना कान कैसे मजबूत होगा, स्वर पहचानेंगे कैसे, स्वर संगति क्या है, सब समझते हैं। स्वर ज्ञान कैसे होगा, ये सभी पाल्टा अलंकार में ही आते हैं शुरू के दिनों में। ये सब होते होते फिर ताल ऐड होता है कि अब जो लेसन्स है पाल्टा, उसको ताल में कैसे गाएंगे। त्रिताल में हम लोग शुरू करते हैं, वो 16 मात्रा का ताल है। पाल्टा अलंकार को कैसे गाएंगे, उसमें कैसे समझेंगे, एक एक चीज़ बीट पे कैसे हम लोग बढ़ेंगे, ये सभी चीज़ें सीखना शुरू करते हैं। जब पाल्टा अलंकार जब ख़त्म होता है कुछ महीनों में, 1 सालों में कम से कम, तो फिर हम लोग धीरे धीरे किसी राग की एक छोटी बंदिश लेके शुरू करते हैं, ताल को और इलेबोरेट करने के लिए, सुर को और अच्छे से समझने के लिए, गायकी समझने के लिए। धीरे धीरे ऐड होते जाता है, बढ़ते जाते हैं हम लोग। तो ये ग्रामर है। एक जब समझते जाएंगे ना, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी है, बहुत सारा क्वेश्चन होता है बिगनर्स के लिए, और बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा भी होता है जिसका आंसर अगर हम दे भी दे शुरू में तो समझ में नहीं आएगा। उसके लिए आपको सीखना होगा। जैसे जैसे सीखते जाएंगे, जैसे जैसे लेवल। आपने कई बार गुणी लोगों से सुना होगा, उस्ताद लोगों से सुना होगा कि एक संगीतकार बेसुरा चल सकता है पर बेताला बिल्कुल नहीं चल सकता। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हम एक एग्जांपल से लेके समझते हैं। जैसे एक ट्रेन है, वो एक ट्रैक पे चल रही है, एक पटरी पे चल रही है, और वो चलते जा रही है। अचानक से उसकी पटरी आगे क्रैक होती है या टूटती है, तो वो पूरी की पूरी ट्रेन पलट जाती है। इससे पूरी की पूरी ट्रेन को नुकसान होता है, अंदर बैठे पैसेंजर्स को नुकसान होता है। दूसरी जगह अगर मान लीजिए वो पटरी ठीक है, वो ट्रेन सही से चल रही है, पर उसके हॉर्न में कोई ख़राबी आ जाती है, हॉर्न की आवाज़ में कोई ख़राबी आ जाती है, तो इससे किसी को नुकसान नहीं होगा। इससे ड्राइवर को पता चलेगा, इससे पायलट को पता चलेगा कि ट्रेन के हॉर्न में कोई ख़राबी है, मतलब उसके सुर में कोई ख़राबी है, पर ट्रेन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो अपनी स्पीड से चलती ही चली जाएगी। इसी तरह अगर हम इस एग्जांपल को म्यूज़िक में इम्प्लीमेंट करें, वो जो पटरी है वो एक ताल है, वो एक ट्रैक है जिसके ऊपर हम राग या गाना कोई प्रस्तुत करते हैं, गज़ल वगैरह प्रस्तुत करते हैं। अगर हम ताल से हटे तो पूरा का पूरा संगीत, पूरा का पूरा राग बिखर जाता है। इसी तरह अगर मान लीजिए हमारे कंठ में कोई ख़राबी है या गला ख़राब है, गले में खराश है, तो उसका अगर हम बेसुरे हो जाते हैं उसमें, तो वो किसको पता चलेगा? सबसे पहले किसको पता चलेगा? हमें। उस चीज़ का आभास सिर्फ हमें होगा कि हम बेसुरे हुए हैं, या जो गुणी लोग हैं जो सुर को समझते हैं उनको आभास होगा कि हम बेसुरे हुए हैं। बाकी आम जनता को इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर अगर आप बीट से हट जाते हैं, बेताले हो जाते हैं, तो वो सबको पता चलता है कि आप बेताले हो चुके हैं। तो आई होप इस एग्जाम्पल की मदद से आप समझ गए होंगे कि बीट का क्या महत्व है संगीत में। चलिए, तो अब हम एंटर कर चुके हैं ताल की दुनिया में। तो ताल की दुनिया में सबसे पहले बात आती है बीट की। सबसे पहले हम समझते हैं कि बीट क्या होता है या थाप क्या होती है। इंग्लिश में इसको बीट बोलते हैं, हिंदी में इसको थाप बोलते हैं।
सबसे पहले समझ लेते हैं कि बीट क्या होती है। बीट इज अ सिंगल हिट ऑन समथिंग और अ साउंड ऑफ ए क्लिक और अ स्ट्रोक ऑन समथिंग विच प्रोड्यूस अ साउंड। तो बीट क्या है? ये एक क्लिक है, ये एक थाप है, या किसी इंस्ट्रूमेंट पर, बेसिकली ये परकशन इंस्ट्रूमेंट्स लाइक तबला या ढोल, ढोलक या फिर अपना ड्रम, उस पर की हुई थाप है, उस पर किया हुआ घात है, उस पर किया हुआ प्रहार है, एक बीट। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक बीट की। उस पर की हुआ सिंगल स्ट्रोक है, किसी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर किया गया सिंगल स्ट्रोक है, इसको बीट कहते हैं। जैसे ये मैंने क्लैप की, ये एक बीट है। ये मैंने चुटकी बजाई, ये एक बीट है। या फिर मैंने मुंह से कोई आवाज़ की, ये भी एक बीट है। बीट की एग्जांपल हम समझते हैं सबसे पहले घड़ी की टिक टिक से। जब घड़ी एक सेकंड से दूसरे सेकंड पर जाती है तो एक टिक की आवाज़ करती है और यही बीट होती है। तो हमारा सेकंड पॉइंट है टेम्पो या लय। टेम्पो या लय किसको कहते हैं? चलिए तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। Tempo is distance between each beat or the time taken by a beat to move to the another beat linked with each other. It is also called BPM, beat per minute. तो टेम्पो क्या है, लय क्या है? इसमें बताया गया है कि लय एक बीट से दूसरी बीट में जितना डिस्टेंस आता है, जो डिस्टेंस कवर किया जाता है, उस डिस्टेंस को टेम्पो कहते हैं। या एक बीट से दूसरी बीट में जो डिस्टेंस है उसको कितने टाइम में कवर किया जाता है, उसको टेम्पो कहा जाता है, या हिंदी में इसको लय कहा जाता है। बेसिकली टेम्पो इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस। मीन्स जो टेम्पो या लय है वो समय और दूरी का मिश्रण है। मतलब एक बीट से दूसरी बीट की ओर जाते टाइम जितना उसको टाइम लगा है और जितना उसने डिस्टेंस कवर किया है वो उसका टेम्पो कहलाता है। टेम्पो को बीपीएम के रूप में नापा जाता है। बीपीएम की फुल फॉर्म है बीट पर मिनट। बीट पर मिनट इसका मतलब है एक मिनट में कितनी बीट्स कवर हुई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वी टेकन 60 BPM मेट्रोनोम। इट मीन्स दैट कि एक मिनट में 60 बीट्स क्लिक हुई हैं, 60 बार क्लिक की आवाज़ आई है। ये हुआ 60 BPM या 60 बीट पर मिनट्स, मतलब एक सेकंड में एक बीट की आवाज़ आई है। टेम्पो की सेकंड खासियत, जितना कम डिस्टेंस होगा दो बीट्स के बीच में उतना ही टेम्पो तेज़ होगा। आई अगेन रिपीट, जितना दो बीट्स के बीच में डिस्टेंस कम होगा या उनको डिस्टेंस कवर करने में टाइम जितना कम लगेगा, टेम्पो या लय उतना ही तेज़ होगा। डिस्टेंस जितना बढ़ेगा लय उतनी कम होगी। दो बीट्स के बीच में जितना डिस्टेंस बढ़ेगा लय जो है उतनी कम होगी, और दो बीट्स के बीच में जितना डिस्टेंस कम होगा लय उतनी ही तेज़ होगी। अब अगर हम लेके चलते हैं 30 BPM, मतलब ये बिल्कुल उसका आधा हो गया, मतलब लय पूरी आधी कम हो गई है। अगर एक एक सेकंड पे वो आ रहा था, क्लिक आ रहा था, अब वो 2-2 सेकंड पे क्लिक आएगा, मतलब डिस्टेंस दुगना हो गया है और जो लय है वो दुगनी कम हो गई है। आई होप आपको समझ आ गया। आधार पर जो लय है, जो टेम्पो है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मीन्स जो लय है वो 3 प्रकार की है, चाहे वो इंडियन म्यूज़िक हो चाहे वो वेस्टर्न म्यूज़िक हो, सब में 3 प्रकार की लय यूज़ की जाती हैं। तो सबसे पहला है विलंबित लय, स्लो टेम्पो।
ये कितने बीपीएम पे चलता है? 40 बीपीएम पे। अब इसको फर्दर दो पार्ट्स में और डिवाइड किया है विलंबित को। एक है अति अति विलंबित। ये जो अति अति विलंबित है ये है 10 बीपीएम पे, मतलब 10 बीट्स पर मिनट्स पे अति अति विलंबित लय चलती है। इसके बाद आती है अति विलंबित। जो अति विलंबित है वो चलती है 20 बीपीएम पे, मतलब 1 मिनट में ये 20 बीट्स कवर करती है। इसको बोलते हैं अति विलंबित। इसके बाद सेकंड नंबर पे आती है मध्य लय। मध्य लय है मीडियम लय या कॉमन टेम्पो। जो मध्य लय है वो 80 बीपीएम पे चलता है, मतलब 1 मिनट में 80 बीट्स उसकी चलती हैं, तो वो मध्य लय कहलाता है। इसके बाद थर्ड टाइप का लय है टेम्पो है द्रुत लय या फास्ट टेम्पो। अब ये द्रुत लय है, इसको भी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो द्रुत लय है वो 160 बीपीएम पे चलता है। 160 मीन्स 1 मिनट में 160 बार उसकी क्लिक चलती है। इसको फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अति द्रुत और अति अति द्रुत। जो अति द्रुत है वो 320 बीपीएम पे है, 1 मिनट में 320 बार इसकी बीट क्लिक होती है। और जो अति अति द्रुत है वो 640 बीपीएम पे है, मतलब अति द्रुत का डबल। सो आई होप आपको बीट और टेम्पो के बारे में पता चल गया होगा। बीट क्या होती है? सिंगल क्लिक। और टेम्पो होता है जो दो बीट्स के बीच में जो डिफरेंस आता है, जो कितने टाइम में कवर होता है, उसको टेम्पो कहते हैं। अब थर्ड नंबर पे हम समझते हैं रिदम क्या होती है। रिदम इन म्यूजिक इज अ रिपीटिंग सीक्वेंस ऑफ stressed and unstressed beats and divided into bars। जैसा कि डेफिनेशन में बताया है इसका, रिदम क्या है? रिदम ताली और खाली की रिपीटिंग सीक्वेंस है। रिदम एक सीक्वेंस है, बीट्स की सीक्वेंस है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ताल लेते हैं, मान लीजिए मैं 3 ताल की बात करता हूँ। जो 3 ताल है वो 16 मात्रा की ताल होती है। आप अभी 3 ताल के बारे में मत सोचिए, उसकी ये सब आपको डिटेल में बताया जाएगा आने वाली वीडियोस में। अभी हम अब ये आप जानो कि रिदम होती क्या है, ताल होती क्या है। अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ 3 ताल की, वो 16 मात्रा की ताल होती है। धा दिन धिंदा, धा दिन धिंदा, धा तीन दिन ता दिन धिंदा। 16 मात्रा की ताल होती है, मतलब इसमें 16 बीट्स होती हैं। इसमें 16 बीट्स होती हैं, जिसमें कि ताली और खाली होती हैं, जो कि फर्दर विभागों में डिवाइड की जाती है। 3 ताल में 4 विभाग होते हैं, मतलब 4-4 बीट्स का सेट होता है। ये 4-4 बीट का सेट जो है एक सीक्वेंस कंप्लीट करता है। और ताल किसको कहते हैं? जब ये सीक्वेंस बार बार रिपीट होता है। ये जो सीक्वेंस जो है जो रिपीट होता जाता है, ये 16 की बीट हमेशा रिपीट होती जाएगी, तो ये एक रिदम कहलाएगी, ये एक ताल कहलाएगी। तो आई होप आपको समझ आया होगा।